तो कल पिछले हमने बताया था दर्पण सूत्र और दर्पण का आवर्धन और उसके कुछ उससे संबंधित उदाहरण बताए थे। तो एक इसमें रह गया था गोली दर्पण द्वारा परावर्तन का। गोली दर्पण के द्वारा परावर्तन में गए जो चिन्ह परपाटी, गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परपाटी। तो देखिए चिन्ह परपाटी परावर्तन के लिए क्या है गोली दर्पणों के लिए। तो गोली दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय हम एक नई चिन्ह परपाटी का पालन करते हैं, जिसे नई कार्तीय चिन्ह परपाटी कहते हैं। इस परपाटी के अनुसार दर्पण को मुख्य अक्ष के समांतर एक्स अक्ष निर्देशांक है वो एक्स अक्ष लिया जाता है। इसमें परपाटी निम्न प्रकार है। बिंब को यानी वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। पहला पॉइंट है कि इसमें जो बिंब है यानी वस्तु है उसको बाईं ओर रखा जाता है। दूसरा, दर्पण इसमें जो प्रकाश की किरण है लंबवत प्रकाश की किरण होती है वो धनात्मक ऊपर की ओर है वो धनात्मक ली जाती है, और नीचे की ओर होती है वो ऋणात्मक ली जाती है। तो इस कार्तीय चिन्ह परपाटी को हम इसको चित्र के माध्यम से आपको बताएंगे। तो पहले इसका डायग्राम है गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परपाटी, हेडिंग मैनों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परपाटी। तो देखिए गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परपाटी क्या होती है कि गोली दर्पणों में प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय हम एक नई चिन्ह परपाटी का पालन करते हैं, जिसे नई कार्तीय चिन्ह परपाटी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, नई कार्तीय चिन्ह परपाटी। इस परपाटी में दर्पण को मानते हैं, यहाँ से इसकी दूरी को ध्रुव से मापा जाता है और दर्पण के निर्देशांक बिंदु से एक्स अक्ष लिया जाता है। तो इसमें जो दाईं ओर की दूरी होती है वो तो धनात्मक और बाईं ओर की दूरी है उसको ऋणात्मक लेते हैं। तीसरा नियम है, इसमें जो ऊंचाई लेते हैं वो ऊपर की ओर ऊंचाई होती है वो ऋणात्मक और ऊंचाई नीचे की ओर होती है वो धनात्मक। तो बिंब हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। तो ये गोली दर्पणों के द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परपाटी के लिए तो आपको ये पहले तो डायग्राम में उस डायग्राम को बनाना पड़ेगा, इसके अनुसार ही इसको इसमें लिखेंगे। तो ये दाईं ओर की दूरी है वो धनात्मक लेते हैं, बाईं ओर की दूरी है उसको ऋणात्मक लेते हैं। बिंब को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। ऊंचाई ऊपर की होती है वो ऋणात्मक होती है और नीचे की ओर होती है वो धनात्मक है। तो ये गोली दर्पणों के द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परपाटी निम्न प्रकार है। तो ये डायग्राम और इसके बाद में इसमें लिखते हैं के लिए परावर्तन के लिए चिन्ह परपाटी। तो गोली दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन के समय हम एक निश्चित चिन्ह परपाटी का पालन करते हैं, जिसे नई कार्तीय चिन्ह परपाटी कहते हैं। और इस परपाटी में दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं। तो दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का एक्स अक्ष लिया जाता है और यह परपाटी है वो निम्न प्रकार है। इसमें बिंब को सदैव यानी वस्तु, बिंब माने वस्तु को सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसमें बिंब यानी वस्तु को बाईं ओर रखा जाता है, दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। नंबर 2, मुख्य अक्ष के समांतर मापी गई सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। और नंबर 3, मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक और बाईं ओर की दूरियां है वो ऋणात्मक लेते हैं। नंबर 4, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक और मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक लेते हैं। तो यह गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परपाटी होती है। और इसी उदाहरण है दर्पण से संबंधित किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3.00 मीटर है। तो वक्रता त्रिज्या को हम दर्शाते हैं त्रिज्या को आर से। वक्रता त्रिज्या है आर बराबर 3.00 मीटर और यदि एक बस इस दर्पण से 5.00 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी बिंब दूरी यानी वस्तु से दूरी है 5.00 मीटर और बिंब दूरी को हमेशा ऋणात्मक लेते हैं, जो अभी नई कार्तीय चिन्ह परपाटी के अनुसार तो इसे हम ऋणात्मक लेते हैं। और प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये आपका जो सवाल दे रखा है, तो इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे फोकस दूरी। तो देखिए फोकस दूरी और फोकस दूरी का जो सूत्र होता है F बराबर R/2।
तो इस सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रखने पर, तो इसमें f बराबर r का मान 3.00 मीटर है, तो 3.00 बटे 2, इसमें इसको भाग देंगे 1.50 मीटर, तो ये फोकस दूरी आएगी 1.50 मीटर। अब हमें दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f से, तो इसमें निकालना है हमें v यानी प्रतिबिंब दूरी, तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, सूत्र में मान रखने पर, तो 1/v बराबर 1/f, f का मान कितना 1.50 माइनस 1/u, u का मान है माइनस 5.00, तो यहाँ इसको हल करेंगे 1/b बराबर 1/1.50, ये माइनस और ये माइनस होगी प्लस 1/5.00। अब इसको पॉइंटों को उठा के यहाँ इसको इस तरीक़ा से कर सकते हैं कि 1/v बराबर 1/150, तो यहाँ पे ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो 100/150 प्लस फिर ऊपर भी 1/5.0, पॉइंट के बाद में 2 जीरो है, तो 2 ऊपर 100, 2 जीरो बढ़ के और नीचे 500, इसको हम काट देंगे, तो ये 5 दूनी 10 और 5 × 15, तो ये हो जाएगा 1/b बराबर 2/3 प्लस 1/5, इसका लघुत्तम लेंगे 15, 5 × 15, 5 दूनी 10 प्लस 5 × 15 बराबर 13/15, तो 1/b बराबर हो गया 13/15, तो इसको हम वज्र गुणन करेंगे, तो वज्र गुणन से 13v बराबर 15, तो v बराबर आ जाएगा 15/13, 13 का भाग देंगे 15 से 1.15 मीटर, तो ये इसमें निकल आया दर्पण सूत्र से, ये प्रतिबिंब दूरी आएगी 1.15। अब इसमें निकालेंगे आवर्धन, तो आवर्धन में -h बराबर -b/u, तो ये इसके बराबर है, तो ये सूत्र बन जाएगा, या m बराबर -b/u, सूत्र में मान रख देंगे, सूत्र में मान रखने पर, तो ये आएगा m बराबर, यहाँ से निकाल लेते हैं, m बराबर माइनस v का मान हमारा आया है 1.15, तो -1.15 बटे और u का मान है -5.00, पॉइंट बराबर है, ये कट जाएंगे पॉइंट, ये हट गए मतलब इनको हटा देंगे, तो यहाँ ये हो जाएगा आपका 115/500, 500 को भाग देंगे 115 में 0.23, तो ये प्रतिबिंब आभासी और सीधा, प्रतिबिंब आभासी व सीधा बिंब से 0.23 की दूरी पर, तो ये इसका आंसर। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल करने के लिए हम दर्पण सूत्र, फोकस दूरी, पहले फोकस दूरी निकालेंगे f बराबर r/2, इसमें इसको तो ये फोकस दूरी आ जाएगी 1.50, फिर दर्पण सूत्र 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f, तो इस सूत्र को पक्षांतरण करेंगे तो 1/b बराबर हो जाएगी 1/f, और ये प्लस की है तो ये इधर जाएगी, तो ये आएगी माइनस, तो इस सूत्र में मान रख देंगे, 1/f का मान है 1.50 माइनस 1/u का मान है -5.00, ये माइनस प्लस हो जाएगी, तो 1/1.50 प्लस 1/5.00, तो इसको पॉइंट को हटाएंगे 100/150 प्लस 100/500, 0 से 0 कटेगा 1/, तो ये 5 × 3 = 10, 5 × 3 = 15, 2/3 प्लस 1/5, इसका लघुत्तम 3 और 5 का 15, 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10, 5 × 3 =
15, तो 10 और 3 13/15, 1/b बराबर हो गया 13/15। तो b बराबर लेंगे तो इसका आ जाएगा 15/13 और 13 का इसमें भाग देंगे 15 में तो 1.15 और फिर इसमें निकालेंगे इसका आवर्धन। इस सूत्र में इस मान को रखेंगे m बराबर v का मान हमारा कितना 1.15 माइनस 1.15 u का मान है -5.00। तो ये माइनस और माइनस हो गई प्लस। अब 1.15 और 5.00 दो संख्या के बाद ऊपर नीचे है तो ये पॉइंट हट जाएंगे। 1 से 15/5 से 5 से का भाग देंगे तो 0.23। तो ये आंसर। तो ये सवाल इस तरीक़ा से आपको दर्पण सूत्र, आवर्धन का सूत्र और फोकस दूरी का सूत्र ये तीनों ही याद करने, नोट करने और इन तीनों सूत्रों के आधार पर ये सवाल होगा। हर तरह से दर्पण सूत्र और दर्पण का आवर्धन तो आपको सूत्र याद करने ही है। ये आपका उदाहरण है वो। तो प्रकाश पूरा हो गया। अब इसके बाद में शुरुआत होगी प्रकाश के अपवर्तन। हमने ये प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं। परावर्तन का मतलब होता है जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो यह घटना तो होती है परावर्तन। जैसे मान लो ये समतल में ये प्रकाश की किरण आती है और इससे टकरा के और ये फिर वापस इसी दिशा में लौट जाती है तो ये तो हो गया आपका परावर्तन। ये तो क्या पोजीशन है कि परावर्तन की, कि परावर्तन जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब हमने पढ़ा है अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर जब दूसरे माध्यम की में प्रवेश करती है तो एक माध्यम से चल करके जब दूसरे माध्यम में ये प्रवेश करती है तो अपने पृथककारी पृष्ठ पर अपने पथ से विचलित हो जाती है और ये बाहर निकल जाती है तो इसको हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो ये प्रकाश की किरण ये सीधी आनी चाहिए और ये सीधी ना आने से ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है पृथककारी पृष्ठ पर तो इसे कहते हैं अपवर्तन। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह पृथककारी पृष्ठ पर अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने पथ से मुड़ जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये प्रकाश के अपवर्तन की ये परिभाषा है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम से एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह पृथककारी पृष्ठ पर अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह पृथककारी पृष्ठ पर अपने पथ से विचलित हो जाती है, यानी अपने पथ से मुड़ जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये पूछ लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। और अपवर्तन जो कांच के स्लैब द्वारा, कांच की सिल्ली के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए। तो इसमें ये हम आयताकार एक कांच की सिल्ली लेते हैं। तो इस प्रकार से इसका ये डायग्राम है कि आयताकार हम एक कांच की सिल्ली लेते हैं और इसको सफ़ेद कागज पर रख देते हैं। इसमें अंकित कर लेते हैं A, B, C और D।
और यहाँ से ये प्रकाश की किरण आती है, तो यहाँ से थोड़ा ये मुड़ करके और ये बाहर निकल जाती है, और यहाँ से ये सीधी ये अविलंब है, आई और आर, इसको एन पी क्यू आर एस, इसको बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, और इसको बोलेंगे निर्गत किरण, निर्गत किरण, इसको बोलेंगे वायु, और ये है माध्यम कांच, ये आयताकार कांच की सिल्ली, आयताकार कांच की सिल्ली यानी स्लैब। तो आयताकार कांच के स्लैब द्वारा अपवर्तन, तो इसमें मतलब ये नामांकित करते हैं प्रकाश का अपवर्तन, कांच के स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो इसमें हम एक आयताकार कांच की सिल्ली लेते हैं और इस सिल्ली को सफ़ेद काय पर रख लेते हैं। तो इसमें पी क्यू एक प्रकाश की किरण है जिसे आपतित किरण कहते हैं, और जब ये किरण कांच में प्रवेश करती है तो ये अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, इसको अपवर्तित किरण कहते हैं, और ये बाहर निकल जाती है, उसे कहते हैं निर्गत किरण। तो ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण है या अभिलंब, ये होता है बीच में, ये दोनों माध्यमों को अभिलंब, और इसके बीच में जो कोण होता है आपतित किरण के पास में आई, इसको आपतन कोण कहते हैं, और जो अपवर्तित कोण के पास होता है आर, इसको परावर्तन अपवर्तन कोण कहते हैं। तो ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होती है, यही प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम होता है। तो ये कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन को समझाने के लिए ये डायग्राम है, और इस डायग्राम के अनुसार इसकी जो भाषा बनानी है हमें कि इसको किस प्रकार से, तो इसमें यही है, निष्कर्ष निकलता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होती है, यही प्रकाश के अपवर्तन का फर्स्ट नियम है। प्रकाश के रंग के लिए यानी युग्म के लिए जो साइन आई बटे साइन आर बराबर एक स्थिरांक होता है, स्नेल का नियम होता है साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक। इसे स्नेल का या अपवर्तन का द्वितीय नियम कहते हैं, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। तो ये प्रकाश के अपवर्तन में आयताकार कांच के स्लैब से अपवर्तन को समझाइए, तो इसमें ये है। अब इसमें आएगा प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो देखिए अपवर्तन का जो पहला नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब, यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये पहला नियम है। दूसरा नियम, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, प्रकाश के किसी निश्चित रंग, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्मों के लिए आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। तो इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये अपवर्तन के दो नियम है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, और द्वितीय नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम पूछ लेते हैं, तो इसमें ये दोनों ही नियमों को आप नोट करने हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए या प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। परावर्तन से संबंधित प्रश्न आएगा तो उसमें परावर्तन के नियम पूछेगा, और अपवर्तन से पूछेगा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, और अपवर्तन के नियम लिखिए। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह पृथककारी पृष्ठ पर अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और अपवर्तन के नियम तो आपको ये बताए गए हैं, दो नियम हैं, आप प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं,
और जो दूसरा नियम है स्नेल का नियम, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक। इस स्थिरांक के मान को ही अपवर्तनांक के रूप में जाना जाता है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब कुछ मतलब अपवर्तनांक दे रखे हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल एक नंबर का प्रश्न पूछ लेते हैं तो आपको ये याद करना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये वाला एक नंबर का प्रश्न बनता है। अब कुछ अपवर्तनांक दे रखे हैं तो इनमें से आपको जो अपवर्तनांक है ये 2-3 अपवर्तनांक याद रखने हैं। एक तो वायु का अपवर्तनांक कितना होता है 1.003 और एक पूछ लेते हैं जल का अपवर्तनांक 1.33 और एक पूछते हैं हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है 2.42। तो ये 3 तो आपको याद करने ही करने हैं। इसमें मुख्य वायु का अपवर्तनांक 1.003, बर्फ का होता है 1.31, जल का होता है 1.33, एल्कोहल का 1.36, केरोसिन का 1.44, संगलित क्वार्टज 1.46, तारपीन के तेल का 1.47 और बेंजीन का 1.50 और क्राउन कांच का 1.52, कनाडा बाल्सम 1.53, खनिज नमक का 1.54, कार्बन डाइसल्फाइड 1.63, सघन फ्लंट कांच 1.65, रूबी या माणिक्य 1.71, नीलम 1.77 और हीरा 2.42। तो सबसे कम और सबसे अधिक, तो सबसे जो कम होता है वो 1.003 वायु का अपवर्तनांक और सबसे जो अधिक होता है वो हीरा में होता है 2.42। तो ये दो तो आपको पूरी तरह से याद करने हैं पक्के। एक नंबर का पूछे कि सबसे अधिक जो अपवर्तनांक है या हीरा का अपवर्तनांक बताइए तो हीरा का होता है 2.42, ये सबसे अधिक होता है और सबसे कम होता है वो वायु का होता है 1.0003 और जल का पूछा तो जल का 1.33। तो ये कुछ अपवर्तनांक है वो नोट करने हैं। तो ये अपवर्तनांक। ये लेंस, तो लेंस क्या है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम इसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो वो लेंस कहलाता है। लेंस किसे कहते हैं कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो तो उसे हम लेंस कहते हैं। और लेंस दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होते हैं वो तो किनारों पर पतले होते हैं। तो ये है जैसे उत्तल लेंस है, ये किनारों पर होता है पतला और बीच में से होता है मोटा, तो इसको तो हम कहते हैं उत्तल लेंस, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस भी कहते हैं इसको। दूसरा आता है अवतल लेंस, तो जो किनारों पर होता है मोटा और बीच में होता है पतला डमरू की आकृति की, तो ये होता है आपका अवतल लेंस। तो इसको बोलते हैं अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस तो किनारों पर कैसा होता है पतला और बीच में मोटा, और जो अवतल लेंस होता है वो किनारों पर मोटा और बीच में सकरा होता है, पतला होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। और ये तो ये लेंस है, इसके बारे में कि लेंस किसे कहते हैं। तो लेंस की परिभाषा दो